नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं प्रीति सिंह। अगले आधे घंटे में होंगे देश दुनिया के अहम समाचार, राज्यवार खबरों और मौसम के हाल पर भी डालेंगे नजर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री ने वाराणसी को दी करीब 1800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। अखिल भारतीय शिक्षा समागम का किया उद्घाटन, कहा राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई पीढ़ी को कल के लिए तैयार करने की बुनियाद। इंडोनेशिया में विदेश मंत्री की चीन के समकक्ष से मुलाकात, सीमा विवाद समेत लंबित मुद्दों के समाधान पर जोर। G20 से इतर इंडोनेशिया, अर्जेंटीना समेत कई देशों के समकक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता। गेहूं के बाद सरकार ने अब आटे के निर्यात पर लगाई रोक, अगले सप्ताह 12 जुलाई से होगी प्रभावी। मैदा सूजी पर भी लागू होगा प्रतिबंध। मुंबई में लगातार चौथे दिन मूसलाधार बारिश, लोकल ट्रेन सेवाओं में विलंब। कर्नाटक के कई हिस्सों में बारिश, दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के कई इलाकों में भी भारी बारिश। और ब्रिटेन में मंत्रियों की बगावत के बाद अपनी ही पार्टी में घिरे बोरिस जॉनसन, प्रधानमंत्री के पद से दिया इस्तीफा। नए नेता के चुनाव तक बने रहेंगे प्रधानमंत्री। और हेडलाइंस के बाद एक नजर उन खबरों पर जो दिन भर सुर्खियों में रही। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया है। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को उनके मौजूदा विभाग के साथ अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सेंट्रल विस्टा एवेन्यू की पुनर्विकास परियोजना के तहत विजय चौक से इंडिया गेट तक का कार्य 18 जुलाई तक पूरा हो जाएगा। फिलहाल 2 अंडरपास में काम किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने सैन्य साजो सामान की विदेशों में खरीद से संबंधित वित्तीय सेवाएं मुहैया कराने की मंजूरी निजी क्षेत्र के 3 बैंकों HDFC, ICICI और एक्सिस बैंक को दी है। नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत G20 के नए शेरपा होंगे। वो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का स्थान लेंगे। भारत इस साल G20 की अध्यक्षता संभालने वाला है, ऐसे में पूर्णकालिक शेरपा की जरूरत है। जून में कोयला आधारित बिजली उत्पादन 26.58% बढ़कर 9,588 करोड़ यूनिट हो गया। जून 2022 में कुल बिजली उत्पादन 2021 के समान महीने की तुलना में 17.73% अधिक रहा है। कोरोना वायरस के ओमाइक्रॉन वेरिएंट के उपस्वरूप BA.2.75 के मामले भारत सहित कई देशों में सामने आए हैं। WHO ने इसे लेकर आगाह किया है। WHO के मुताबिक पिछले 2 हफ्ते में कोविड के मामलों में करीब 30% की बढ़ोतरी हुई है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 18,930 नए मामले सामने आए हैं। इलाज करा रहे रोगियों की तादाद 1,19,457 तक पहुंच गई। कोविड-19 के चलते 2 साल तक प्रभावित रहने के बाद इस साल सऊदी अरब के मक्का में हज यात्रा शुरू हो गई है। इसमें भारत से 79,000 से अधिक हज यात्री शामिल हो रहे हैं। हांगकांग में कोविड-19 के चलते लागू की गई यात्रा पाबंदियों को हटा लिया गया है। इन पाबंदियों के चलते हाल के महीनों में दर्जनों उड़ानें रद्द करनी पड़ी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने एक रिपोर्ट में कहा है कि यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद खाद्य पदार्थों और ऊर्जा की कीमतों में भारी वृद्धि के कारण दुनिया भर में 7.1 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। और अब खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे। और पहली खबर ब्रिटेन से, जहां बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। पिछले कई दिनों से उन पर इस्तीफा देने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। इस्तीफा देने के पहले उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन की शुरुआत में जॉनसन ने कहा कि नए नेता को चुनने की प्रक्रिया अब शुरू होनी चाहिए और इसका टाइम टेबल अगले हफ्ते शुरू हो जाएगा। बोरिस जॉनसन ने कहा कि अब तक कोई नया नेता नहीं, जब तक आ जाता वो प्रधानमंत्री पद पर बने रहेंगे। पार्टी का सम्मेलन अक्टूबर में होने वाला है। जॉनसन ने नए नेता को यथासंभव सहयोग देने का वादा किया। उन्होंने मिले विशेषाधिकार के लिए ब्रिटेन की जनता को धन्यवाद दिया। I want to thank you, the British public, for the immense privilege that you have given me. And I want you to know that from now on until the new Prime Minister is in place, your interests will be served and the government
of the country will be carried on. और इस समय इसी खबर पर राहुल कुमार वरिष्ठ पत्रकार लंदन से हमारे साथ जुड़े हुए फोन लाइन पर, फिलहाल उनसे बातचीत करेंगे। राहुल कुमार, शुक्रिया संसद टीवी के साथ जुड़ने के लिए। किस तरह की राजनीतिक सरगर्मियां रही हैं ब्रिटेन में पिछले कुछ दिनों से और किस तरह का दबाव रहा? अब बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद देश में अगले प्रधानमंत्री के नाम पर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। कब तक नए प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान संभव है? धन्यवाद संसद टीवी। पिछले 48 घंटों में यूके में काफी हलचल रही पॉलिटिकली जी। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पर उन्हीं के पार्टी के और कैबिनेट के लोगों का काफी प्रेशर था। इसके तहत आज यूके टाइम 12 बजे प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपना इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने इस्तीफे में ये भी बोला कि अभी कुछ महीने तक वो प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी के लिए ये भी कह दिया कि कंजर्वेटिव पार्टी अब एक नया प्रधानमंत्री, एक नया लीडर इलेक्ट करेगी। जहां तक कंजर्वेटिव पार्टी का कहना है, उसमें अब इलेक्शंस होंगे, नए दावेदार, नए एमपीज अपना नॉमिनेशन देंगे, बाकी एमपीज उनको सपोर्ट करेंगे और इस तरीके से एक नए लीडर की और एक नए प्राइम मिनिस्टर की का इलेक्शन होगा। ये प्रोसेस जो है, ये भी एक सीरीज ऑफ इलेक्शन, पार्टी इलेक्शंस की एक सीरीज होगी, उसमें इलेक्ट होंगे। बिल्कुल। और राहुल कुमार, हम समझेंगे क्योंकि बोरिस जॉनसन इस्तीफा दे चुके हैं और जाहिर तौर पर जो उनका कार्यकाल रहा, क्या माना जाए, क्या बड़ी उपलब्धियां या जाहिर तौर पर जो विपक्षी होंगे वो उनकी नाकामियां गिना रहे होंगे, किस तरह से याद किया जाएगा उनका कार्यकाल? बोरिस जॉनसन ने देश को ऐसे समय पे संभाला जब कोविड था, जब यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई, लेकिन ऐसे दौरान में उनके अगेंस्ट काफी पर्सनल एलिगेशंस और भी कई तरीके के एलिगेशंस लगे कि वो अपनी पार्टी को भी ढंग से लीड नहीं कर पा रहे थे और देश में भी एक ढंग की लीडरशिप नहीं दे पा रहे थे। इसमें सबसे बड़ा एक एलिगेशन ये था कि उनके कुछ मंत्रिमंडल में कुछ एक या दो लोग ऐसे थे जिन पे सेक्सुअल मिसकंडक्ट के एलिगेशंस थे। प्रधानमंत्री जी को पता था उनके बारे में, लेकिन उन्होंने उन पे एक्शन नहीं किया। दूसरा, उनके बारे में ये कहना था कि तकरीबन 8 दिनों तक प्रधानमंत्री देश से बाहर थे, रवांडा में, स्पेन में, ब्रसल्स में, लेकिन उन्होंने देश की अंदरूनी स्थिति पर ध्यान नहीं दिया। इस टाइम लोग एनर्जी क्राइसिस, इन्फ्लेशन और कॉस्ट ऑफ लिविंग को लेके काफी ज्यादा नाराज हैं कंजर्वेटिव पार्टी से और प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल कुमार आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। और अब आगे की खबरों का रुख करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ मुलाकात के दौरान पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सभी लंबित मुद्दों के समाधान का आह्वान किया है। इंडोनेशिया के बाली में हुई मुलाकात के दौरान एस जयशंकर ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बहाली पर जोर दिया। दोनों मंत्रियों ने सैन्य और राजनयिक अधिकारियों द्वारा नियमित संपर्क बनाए रखने पर भी जोर दिया। विदेश मंत्री ने मार्च 2022 में दिल्ली में वांग यी के साथ अपनी बैठक का जिक्र करते हुए छात्रों की वापसी और दूसरे प्रमुख मुद्दों की प्रगति की समीक्षा की है। चीन के विदेश मंत्री ने चीन की ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए भारत के समर्थन की सराहना की। But he reiterated the need to sustain the momentum to complete disengagement from all remaining areas to restore peace and tranquility in the border areas. They also he reaffirmed the importance of abiding by the understandings and the protocols, the bilateral protocols that have been reached, and their own understandings between the two ministers in their previous conversations. And he of course talked about the need for the three mutuals: mutual respect, mutual sensitivity and mutual interest. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोपीय संघ के विदेश मामलों के उच्च प्रतिनिधि जोसेफ बोरेल के साथ बातचीत की। इसमें यूक्रेन संकट के प्रभावों और एफटीए के लिए भारत और यूरोपीय संघ के बीच वार्ता शुरू करने के बारे में चर्चा हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर और बोरेल ने यूक्रेन संघर्ष के कारण उत्पन्न वैश्विक खाद्य और ऊर्जा संकट के बारे में विस्तृत चर्चा की। यूक्रेन गेहूं का प्रमुख उत्पादक देश है और संघर्ष के कारण इसके निर्यात में रुकावट आई है। पश्चिमी देशों ने यूक्रेन पर हमले के बाद धीरे धीरे रूस से ईंधन की खरीद को घटा दिया है। पश्चिमी देशों के इस फैसले से वैश्विक ऊर्जा बाजार पर दबाव पड़ा है।
वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इंडोनेशिया में G20 शिखर सम्मेलन से इतर कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बातचीत की और इस दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है। विदेश मंत्री ने इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, मेक्सिको, सेनेगल, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। उन्होंने फिजी के प्रधानमंत्री फ्रैंक बैनिमरामा से भी मुलाकात की। एस जयशंकर ने इंडोनेशिया के विदेश मंत्री रेचनो मारसुदी के साथ बैठक के बाद कहा कि भारत G20 समूह की इंडोनेशिया की अध्यक्षता का समर्थन करता है। बाली में G20 समूह के विदेश मंत्रियों की शिखर वार्ता की मेजबानी समूह के अध्यक्ष के नाते इंडोनेशिया कर रहा है। सरकार ने मई में गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने के बाद अब इसके आटे के निर्यात के लिए अंतर मंत्रालय समिति की मंजूरी को आवश्यक बना दिया है। अब गेहूं के आटे के निर्यातकों को आटा निर्यात करने के लिए अंतर मंत्रालय समिति की मंजूरी लेनी होगी और ये आवश्यकता 12 जुलाई से प्रभावी होगी। विदेशी व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि गेहूं के आटे की निर्यात नीति मुक्त ही है, लेकिन निर्यात के लिए गेहूं के निर्यात पर बनी अंतर मंत्रालय समिति की मंजूरी लेनी होगी। ये नियम गेहूं का आटा, मैदा, सूजी पर लागू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंग्रेजों की बनाई व्यवस्था कभी भारत के मूल स्वभाव का हिस्सा नहीं थी और ना ही हो सकती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई पीढ़ी को आने वाले कल के लिए तैयार करने की बुनियाद रखेगी। प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में आज अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले पढ़ाई की ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी जिसमें शिक्षा का मकसद केवल और केवल नौकरी पाना ही था। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद इसमें थोड़े बहुत बदलाव हुए थे, लेकिन बहुत सारा बदलाव रह गया। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में भारत दुनिया में वैश्विक शिक्षा का एक बड़ा केंद्र बनकर उभर सकता है। भारत न केवल दुनिया के युवाओं के लिए एजुकेशन डेस्टिनेशन बन सकता है, बल्कि दुनिया के देशों में भी हमारे युवाओं के लिए नए अवसर बन सकते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में अक्षय पात्र मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन किया। उन्होंने LT कॉलेज में इस रसोई का उद्घाटन किया। इस रसोई में 1 लाख विद्यार्थियों के लिए भोजन तैयार करने की क्षमता है। अक्षय पात्र फाउंडेशन की ये देश की 62वीं और प्रदेश की 4थी रसोई है। इसके पहले चरण में सेवापुरी ब्लॉक के 48 विद्यालयों में 27,000 बच्चों को भोजन पहुंचाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनके लिए विकास का मतलब गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासी और महिलाओं का सशक्तिकरण करना है। प्रधानमंत्री ने आज वाराणसी में 1,800 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज काशी विरासत के साथ विकास की तस्वीर पेश करती है। सरकार ने हमेशा गरीबों की समस्याओं को हल करने की कोशिश की है, उनके सुख दुख में उनका साथ देने की कोशिश की है। नई परियोजनाओं से बुनियादी ढांचे और अन्य क्षेत्रों में सुधार ने शहर में पर्यटन लाया है और व्यापार और जीवन में आसानी के लिए नए अवसर पैदा किए हैं। यहाँ काशी में ही कैंसर के इलाज से लेकर तमाम बीमारियों के आधुनिक इलाज का कितना बड़ा नेटवर्क तैयार किया गया है। काशी में जो स्टेडियम बन रहा है वो अब काशी को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला है। यहाँ के अखाड़े कसरत और कुश्ती से फिटनेस के लिए प्रोत्साहन देने हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आतंकवाद पर निर्णायक रूप से नियंत्रण कायम किया है। सोनावर में दार्शनिक और समाज सुधारक रामानुजाचार्य की शांति प्रतिमा का अनावरण करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने बात कही। अमित शाह ने कहा कि उन्हें ये सोचकर शांति मिलती है कि श्रीनगर में सूर्य मंदिर का जीर्णोद्धार हो सका। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में शांति प्रतिमा का अनावरण होना भारत के लोगों के लिए अच्छा संकेत है, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। इतनी विशाल उनकी शांति प्रतिमा का प्रस्थापन जीआर स्वामी के द्वारा किया गया है। ये न केवल कश्मीर, पूरे भारत के अंदर शांति का एक संदेश देगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार देश के तमाम राज्यों से जुड़े महत्वपूर्ण समाचार और अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर भी डालेंगे नजर। आप बने रहिए हमारे साथ।
we will talk about Panchakanya or Panchasati. We will understand who these individuals were. We will learn a little bit about their stories. Whether Ahalya's punishment was fair? Of course it was not. From Ahalya, the capacity to feel, to react is taken, and she is supposed to be detached. And that detachment was what Gautam was seeking. So all the penance of all his life, the fruits were left to Ahalya, and Gautam goes away without realizing what he had discarded. This has been the traditional journey of femininity, not only in India, across the world. Women tried to find happiness in whatever was available, just because they didn't want to stay unhappy, and that was a very strong choice. डॉक्टर विवेक देबरॉय के साथ इतिहास में इस बार देखिए पंचकन्या, पवित्रता की शक्ति, आज रात 9:30 बजे सिर्फ संसद टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बीजेपी के दिवंगत नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की याद में आयोजित प्रथम अरुण जेटली स्मृति व्याख्यान में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री उपस्थित लोगों को भी संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव से बात करके उनके पिता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। लालू प्रसाद यादव दिल्ली के एम्स में भर्ती हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज आधिकारिक रूप से मंत्रालय में अपना कार्यभार संभाल लिया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देहरादून में आयोजित मेगा प्रदर्शनी कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रतिभावान युवाओं को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मद्रास उच्च न्यायालय ने अन्नाद्रमुक के 2 पत्ती वाले चुनाव चिन्ह पर रोक लगाने के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देश देने से संबंधित याचिका खारिज कर दी और याचिकाकर्ता पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान एक निजी समारोह में डॉक्टर गुरप्रीत कौर के साथ विवाह के बंधन में बंध गए। इस मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित परिवार के करीबी सदस्य मौजूद थे। दिल्ली सरकार पर्यावरण की रक्षा करने और प्रदूषण से निपटने के लिए काम करने वाले लोगों को पर्यावरण मित्र के रूप में पंजीकृत करेगी। उत्तर प्रदेश की सीतापुर कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उन पर ट्वीट के जरिए धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप है। कड़ी सुरक्षा के बीच 5,726 तीर्थयात्रियों का एक और जत्था दक्षिण कश्मीर में 3,880 मीटर ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए रवाना हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा में होने वाली खर्ची पूजा के अवसर पर राज्यवासियों को बधाई दी। ये त्योहार 7 दिनों तक मुख्य रूप से अगरतला में एक मंदिर परिसर में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के स्कूलों को शनिवार को बैगलेस डे करने का फैसला किया है। इस दिन बच्चे बिना बस्ते के स्कूल आएंगे और स्कूल में योग, व्यायाम, खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियां करवाई जाएंगी। बात मौसम से जुड़ी खबरों की। कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों और मलनाड में भारी बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है, साथ ही जान माल का नुकसान हुआ है। लगातार बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। वहीं जलाशयों में जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। भारी बारिश की वजह से कृषि क्षेत्र और निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। कोडागू और दक्षिण कन्नड़ जिलों के पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन से 3 लोगों की मौत हुई है। मौसम विभाग ने प्रदेश में आने वाले 4 दिनों तक मूसलाधार बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। इसके बाद प्रशासन ने स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया है। हालात को देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को तैनात किया गया है। वहीं केरल में भी पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। इस वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, साथ ही यातायात भी प्रभावित हुआ है।
कन्नूर में भारी बारिश की वजह से कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं महाराष्ट्र में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। मौसम विभाग ने मुंबई सहित कई इलाकों के लिए 10 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र में पिछले 5 दिनों से हो रही बारिश के बाद हालात बदतर हो गए हैं, कई इलाके जलमग्न हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आवास के आसपास भी जल भराव हो गया है। निगम के कर्मचारी लगातार इलाके से बाढ़ के पानी की निकासी की व्यवस्था में जुटे हैं। मौसम विभाग ने रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में 9 जुलाई तक रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं पालघर, पुणे, कोल्हापुर और सतारा में 8 जुलाई तक रेड अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई और ठाणे 10 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट पर हैं। असम में बाढ़ के हालात में सुधार हुआ है। हालांकि बाढ़ से 15 जिलों के 9 लाख से ज्यादा लोग अभी भी प्रभावित हैं। प्रदेश का कछार जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहां करीब 5,70,000 लोग अभी भी प्रभावित हैं और नगांव में करीब 1,89,000 और मोरीगांव में करीब 1.5 लाख लोग पीड़ित हैं। प्रभावितों ने राहत शिविरों में शरण ले रखी है और असम में बाढ़ से अब तक 186 लोगों की जान जा चुकी है। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। श्रीलंका के केंद्रीय बैंक ने मुद्रास्फीति पर अंकुश के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत दरों को बढ़ाकर 14.50% और 15.50% कर दिया है। जरूरी वस्तुओं की कीमतों में आए हालिया उछाल से श्रीलंका के गरीबों और वंचितों की समस्याएं काफी बढ़ गई हैं। उन्हें खाने पीने के सामान, ईंधन, रसोई गैस और दवाइयों जैसी जरूरी चीजों की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। जून में श्रीलंका की मुद्रास्फीति 55% के करीब पहुंच चुकी है। ब्रिटेन और न्यूजीलैंड ने अपने नागरिकों को श्रीलंका की यात्रा नहीं करने का परामर्श जारी किया है। दोनों देशों की सरकारों ने श्रीलंका में चल रहे विरोध प्रदर्शन और हिंसा को देखते हुए यह परामर्श जारी किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स के प्रयोगशालाओं में पुष्ट मामलों की संख्या में 77% साप्ताहिक वृद्धि की बात कही है। यह संख्या दुनिया भर में 6,000 से अधिक हो गई है। वहीं अफ्रीका के हिस्सों में 2 और लोगों की इस वायरस से मृत्यु हो गई है। मंकी पॉक्स के अधिकतर मामले यूरोप और अफ्रीका से आए हैं। संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी ने कहा है कि ये रहस्यमयी बीमारी उन पुरुषों को प्रमुख रूप से प्रभावित करती है जिन्होंने पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाए हैं। वहीं आबादी के अन्य समूहों में संक्रमण का कोई संकेत नहीं देखा गया। खेल की दुनिया से खबर। कप्तान हरमनप्रीत कौर और पूजा वस्त्राकर के हरफनमौला प्रदर्शन के दम पर भारतीय महिला टीम ने तीसरे और अंतिम वनडे में श्रीलंका पर 39 रन की जीत दर्ज की। इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में क्लीन स्वीप किया है। हरमनप्रीत के 75 रन और पूजा वस्त्राकर के नाबाद 56 रन की पारी की बदौलत टीम ने 9 विकेट पर 255 रन का स्कोर खड़ा किया। दोनों ने 7वें विकेट के लिए 97 रन की साझेदारी की। फिर महिला गेंदबाजों ने मेजबान टीम को 47.3 ओवर में 216 रन पर समेट दिया। इस श्रृंखला में जीत से भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका के खिलाफ लगातार चौथी सीरीज अपने नाम की है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं अमेरिका के ओरेगन चिड़ियाघर की तस्वीरों के साथ, जहां ऊद बिलाव बर्फ की बाल्टी में खेल रहे हैं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।